डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड द टॉपिक नेम इज ट्रांसक्रिप्शन। चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम एंड डीएनए। उसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको और बहुत ही आसान और सिंपल अल्फाज में टॉपिक यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन है क्या और ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, पहली रीज़न और पहला पॉइंट ये कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। आप फर्स्ट ईयर में भी ये बात पढ़ के हैं कि डीएनए से आरएनए 10th क्लास में पढ़ा, देन फर्स्ट ईयर में पढ़ा। तो आज सेकंड ईयर के अंदर या फिर जो ऑनवर्ड क्लासेस हैं आप देखिए जरा इसको डिटेल में देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन असल में होता है जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन खुद को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। जीन के पास है इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स को तैयार करने। तो पहली बात यह है कि जो डीएनए है, डीएनए से डायरेक्टली जो प्रोटीन है, प्रोटीन की फॉर्मेशंस नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई डीएनए से पहले जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसक्राइब की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, देन आरएनए जाएगा राइबोसोम के पास और राइबोसोम क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोटीन को तैयार कर देगा। दैट्स व्हाई वी नीडेड द ट्रांसक्रिप्शन। पॉइंट नंबर सेकंड ये होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसके बाद असल में क्या चीज़ बननी है, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए ही ये प्रोसेस हो रहा होता है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं जीन एक्सप्रेशन का नेम भी देते हैं। अब प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो रही है डियर स्टूडेंट्स। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम हैं सारे के सारे प्रोटीन्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, फंक्शनल प्रोटीन्स हैं या फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, इस सारे के सारे जो प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोटीन का नेम देता हूँ जैसे कि हीमोग्लोबिन। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से फाइब्रिनोजेन, इसी तरह से एक एंजाइम अमाइलेज, ठीक है, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिनोजेन, ये सारे के सारे जितने भी एंजाइम्स हैं ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये जीन एक्सप्रेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट लेक्चर में हमने डीएनए रेप्लिकेशन देखे। अब जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस था वहां पर एक एंजाइम इस्तेमाल हो रहा था, कौन सा? बिल्कुल, डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम था हमारे पास। वहां पर डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3, तीन एंजाइम्स इस्तेमाल हो रहे थे, जिनमें से कुछ एंजाइम सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे थे और कुछ जो एंजाइम्स थे वो क्या कर रहे थे, वो इलोंगेट कर रहे थे, यानी कि डीएनए की जो सिंथेसिस थी उसमें मेन रोल प्ले कर रहे थे। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कुछ एंजाइम्स इस्तेमाल हो रहे हैं जिसका नेम है पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और इसकी तीन टाइप्स हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। अब आरएनए की बेसिकली तीन टाइप्स हैं जो लास्ट लेक्चर में देखे थे। उनमें से एक थी मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफार्मर आरएनए। ये जो चीजें हैं ये एमसीक्यूज के लिए देखें जरा। पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज 1 किसके लिए इंपॉर्टेंट है, राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन के लिए। आरएनए पॉलीमरेज 2 इंपॉर्टेंट है मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन के लिए और आरएनए पॉलीमरेज 3 इज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसफार्मर आरएनए के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तीन आपके पास टर्म्स हैं ये एमसीक्यूज के लिए। अगर ये हम बात कर रहा हूं मैं यूकैरियोटिक सेल, ये किसकी बात की है अभी भी, ये डियर स्टूडेंट्स बात हुई है यूकैरियोटिक सेल की। लेकिन अगर उसके बरक्स डियर स्टूडेंट मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ एक ही किस्म का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा और वही आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो सभी आरएनए को बनाएगा, यानी कि मैसेंजर आरएनए भी बनाएगा, ट्रांसफार्मर भी बनाएगा और राइबोसोमल आरएनए भी बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें, जरा उसके फेजेस को देखते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एक डीएनए बहुत बड़ा है, डीएनए के ऊपर जो जीन्स हैं वो डीएनए के ऊपर मौजूद हैं, जीन्स के पास है इंफॉर्मेशन प्रोटीन को तैयार करना। अब डीएनए बहुत बड़ा है, राइट, बहुत सारे जीन्स उसके ऊपर मौजूद हैं। अब पहला पॉइंट ये है कि हमें एक स्पेसिफिक जीन को ट्रांसक्राइब करना है। हमें एक खास जो जीन है, सपोज दैट में मुझे एक एंजाइम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, उसका नेम है लाइपेज, राइट। अब लाइपेज जो एंजाइम है उसको बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो असल में इस जीन के पास मौजूद है, ये वाला जीन इसके पास मौजूद है। अब डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, एक स्ट्रैंड 3 to 5, दूसरा 5 to 3 के डायरेक्शन में, राइट। अब
ये वाले जीएनए की जीन की सीक्वेंस को ट्रांसक्राइब करना है, तो ये जो स्ट्रैंड होगा, इस स्ट्रैंड को हम नाम देंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड का या एंटीसेंस स्ट्रैंड का। ऐसा स्ट्रैंड जहां से मैंने क्या करना है, जहां से मैंने राइबोसोमल आरएनए को या फिर मैंने आरएनए को जहां से मैंने आरएनए को यानी मैसेंजर आरएनए को, मैसेज वाले आरएनए को मैंने ट्रांसक्राइब करना है, उस आरएनए को क्या नाम दूंगा, उस आरएनए, वो जो आरएनए है डियर स्टूडेंट, वो जिस स्ट्रैंड से बना है उस स्ट्रैंड को हम क्या नाम देंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम देते हैं, और उसको एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। इसको एंटीसेंस स्ट्रैंड क्यों कहा जाता है? और दूसरी बात देखें, अब इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड तो कहा और साथ में एंटीसेंस भी क्या नहीं दे दिया, लेकिन दूसरा ऊपर की तरफ जो स्ट्रैंड है, ये आपके पास कौन सा स्ट्रैंड है, ये आपके पास आ गया सेंस स्ट्रैंड। देखें जरा, अब ये जो आपके पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो आरएनए बना है, उस आरएनए की जो सीक्वेंस है, देखें थायामीन 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 थायामीन, इसकी जो सीक्वेंस है वो डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड से क्या कर रही है, मैच कर रही है। देखिए ऊपर पहले दरमियान में बॉन्डिंग थी ऐसे थायामीन के एडेनिन के साथ, फिर क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन होनी थी, बॉन्ड्स टूटे, एक बबल बना, रेप्लिकेशन में बना था रेप्लिकेशन बबल। यहाँ पर कौन सा बबल बनेगा, हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया। जैसे ट्रांसक्रिप्शन बबल बना तो क्या हुआ, एक आरएनए बन गया। अब ये जो आरएनए बना है, इस आरएनए के ऊपर जो कोडिंग है न्यूक्लियोटाइड्स की, वो दूसरे स्ट्रैंड से मैच करती है। इसी वजह से इस स्ट्रैंड को हमने क्या नाम दिया, सेंस स्ट्रैंड का या कोडिंग स्ट्रैंड का नाम भी दे दिया। और वो स्ट्रैंड जिसको हमने ट्रांसक्राइब किया है, ये जो सीक्वेंस है, ये उस स्ट्रैंड के बिल्कुल ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई हमने उसको नाम दे दिया एंटीसेंस स्ट्रैंड। यानी कि इसकी जो सीक्वेंस है और इसकी जो सीक्वेंस है वो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई हमने उसको कह दिया एंटीसेंस स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड, यानी कि जिसको नमूने के तौर पर इस्तेमाल किया गया। देखिए जरा फेजेस की तरफ आते हैं। पहला फेज इनिशिएशन फेज। इनिशिएशन फेज के दौरान क्या होता है कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस में डियर स्टूडेंट, देखिए अगर ट्रांसक्रिप्शन समझनी है तो रेप्लिकेशन का कांसेप्ट होना जरूरी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने रेप्लिकेशन नहीं देखी या आपको समझ नहीं है उसकी, तो पहले आप उसको देख लें एक बार, क्योंकि कुछ चीजें आपस में मैच करेंगी, यहाँ पर डिफरेंट भी हैं लेकिन कुछ मैच भी करेंगे। तो रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा था कि वहां पर डियर स्टूडेंट काफी सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस मौजूद थे। इसी तरह से अब डीएनए के ऊपर बहुत सारे जीन्स हैं, हमें जो जीन चाहिए उस जीन को तलाश भी तो करना है। अब उसको फाइंड कैसे करना है, उसको फाइंड करने के लिए देखिए सपोज दैट ये वो जीन है जिसको मैंने ट्रांसक्राइब करना है। अब उस जीन से पहले एक खास किस्म की सीक्वेंस होगी जो हमें बताएगी कि इसके बाद अब जीन स्टार्ट होने वाला है। उस सीक्वेंस को नाम दे देंगे प्रमोटर साइट का। क्या नाम देंगे, प्रमोटर साइट का, यानी कि यहाँ से इनिशिएशन है, नेक्स्ट स्टार्ट होना है। इज इट क्लियर? यहाँ से इनिशिएशन है, क्या होना है, नेक्स्ट स्टार्ट होना है। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करता हूँ डियर स्टूडेंट, तो प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए प्रमोटर साइट जो है -35 और -10 है। इस समझ नहीं आ रही इसका मतलब क्या है। इसका मतलब अब असल में ये है कि ये आपके पास डियर स्टूडेंट आ गया जीन। अब जीन से अगर आप लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो जो साइन आएगा वो माइनस आ जाएगी, यानी कि लेफ्ट साइड पर मैं जा रहा हूँ -1 न्यूक्लियोटाइड, -2 न्यूक्लियोटाइड, -3, -4, -5 चलते जा रहे हैं। इसी तरह से जीन के बाद भी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होंगी, वो आ जाएंगी +1, +2, +3, वो प्लस में आ जाएंगे। अब -10 और -35 का मतलब ये है कि आपके पास जो जीन है जिसको आप ट्रांसक्राइब करना चाह रहे हैं, उस जीन से आपने पीछे आना है, लेफ्ट साइड पर आना है, और कितने न्यूक्लियोटाइड पर जाना है, 9 न्यूक्लियोटाइड को छोड़ने के बाद जो 10वां न्यूक्लियोटाइड है वहां पर आपको सीक्वेंस मिल जाएगी टाटा। इसकी बात है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रमोटर साइट है वो हमें जीन से पीछे, जो जीन की सीक्वेंस है उस सीक्वेंस से पीछे कितने नंबर पर, -35 न्यूक्लियोटाइड पर ये सीक्वेंस देखने को मिलेगी और -10 पर ये सीक्वेंस देखने को मिलेगी। अब इसको फाइंड कौन करेगा, प्रमोटर साइट को फाइंड करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रमोटर साइट का पता चल गया तो प्रमोटर साइट ऐसे फाइंड की जा सकती है इन सीक्वेंस से, लेकिन इसको फाइंड कौन करेगा। रेप्लिकेशन में फाइंड कर रहा था आरएनए प्राइमर, यहाँ पर आरएनए प्राइमर नहीं है,
तो यहाँ पर जो फाइंड करने का रोल है वो आरएनए पॉलीमरेज का। आरएनए पॉलीमरेज का समझ 4 पार्ट्स होते हैं, 4 हिस्से, अल्फा, बीटा, बीटा और सिग्मा। अल्फा, बीटा, बीटा एंड साथ में एक छोटा सा पोर्शन होता है, इसका नाम क्या है, सिग्मा। अब ये जो सिग्मा होता है, ये सिग्मा असल में क्या करता है, दिस सिग्मा इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रमोटर साइट। जो प्रमोटर साइट है उसको फाइंड आउट करने के लिए कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, सिग्मा इंपॉर्टेंट होता है आरएनए पॉलीमरेज का। आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा पोर्शन है वो क्या करेगा, वो इस प्रमोटर साइट को ढूंढेगा। जैसे ही वो उसको फाइंड आउट कर लेगा, सिग्मा वहां से डिटैच हो जाएगा। जब सिग्मा डिटैच हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज को क्या नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज कोएंजाइम। इसको क्या नाम देंगे, कोएंजाइम का नाम देंगे। अब अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट, यूकैरियोट्स के अंदर भी प्रमोटर साइट्स है, लेकिन वो कहां पर है, वो मौजूद है -25 न्यूक्लियोटाइड पर। ये जीन है, जीन से किस नंबर पे जाना है, 24 न्यूक्लियोटाइड छोड़कर 25 में भी देखोगे तो ये सीक्वेंस आएगी थायामीन एडेनिन, थायामीन एडेनिन। तो हम इसको क्या कहेंगे, टाटा बॉक्स भी कहते हैं, टाटा बॉक्स। इसी तरह से अगर हम उससे और पीछे जाते हैं तो 70 जो न्यूक्लियोटाइड है वहां पर सीक्वेंस मिलेगी CAAT, कैट, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन और थायामीन। तो हमारे पास इनिशिएशन समझ में आ गई, उसको फाइंड आउट कैसे करना है, और इसको फाइंड आउट करेगा कौन, तो वो पॉलीमरेज करेगा। फाइंड आउट कैसे करेगा, इन सीक्वेंस से करेगा जो कि यहां पर मौजूद होंगे प्रमोटर साइट। अब सेकंड फेज की तरफ आते हैं, दैट इज द इनोवेशन। देखिए जैसे ही उसने ढूंढ लिया, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज ने ढूंढा तो वो क्या करेगा, वो जाके उसके साथ अटैच हो गया, डीएनए के स्ट्रैंड के साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। और वो क्या करेगा, वो नया आरएनए बनाएगा। और आरएनए किस डायरेक्शन में बनाएगा, इट विल फॉर्म आरएनए इन 5 to 3 डायरेक्शन। एमसीक्यू इज बहुत इंपॉर्टेंट। आरएनए भी किस फॉर्म में बन रहा है, वो भी 5 से 3 की डायरेक्शन में बन रहा है। तो देखें जरा, देखिए ऐसा होता है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, पीछे से वो क्लोज होता जाएगा, यानी कि जहां से ट्रांसक्रिप्शन होती जाएगी वहां से डीएनए की बॉन्डिंग होती जाएगी, वो हेलिक्स की फॉर्म में आता जाएगा। लेकिन जहां पर उसमें ट्रांसक्रिप्शन होनी है वहां से ट्रांसक्रिप्शन जो उसके स्ट्रैंड होंगे वो सेपरेट होते जाएंगे, और ट्रांसक्रिप्शन आगे को जो एंजाइम है वो आगे चलता जाएगा और उसके ट्रांसक्रिप्शन को करता जाएगा। पीछे से वो क्या होता रहेगा, क्लोज होता रहेगा। इज इट क्लियर? पीछे से डीएनए का स्ट्रैंड देखिए यहाँ से, अब यहाँ पर कॉपी बन गई ना, तो ये पीछे से क्लोज होता रहेगा और आगे से क्या होगा, ओपन होता जाएगा, ताकि पूरा जीन को क्या कर लिया जाए, ट्रांसक्राइब कर लिया जाए। और इस वक्त क्या होता है, जब ऐसा काम होता है तो डियर स्टूडेंट, जो आरएनए होता है ना, जो डीएनए से बन रहा है, जो डीएनए के किस स्ट्रैंड से बन रहा है, दैट इज फ्रॉम द टेम्पलेट स्ट्रैंड और द एंटीसेंस स्ट्रैंड, राइट। तो वो क्या होगा, वो प्रोट्रूड हो जाएगा, डीएनए के जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वहां से बाहर निकलना चला जाएगा, वहां से क्या होगा, बाहर निकलना चला जाएगा। और किस डायरेक्शन में बन गया, 5 to 3 के डायरेक्शन में बन जाएगा। देखें जरा इधर, सपोज दैट हमें ये सीक्वेंस मिल गई, टाटा बॉक्स मिल गया, उसके बाद ये कुछ सीक्वेंस थी न्यूक्लियोटाइड की, CGCATC, ये थी। पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज C के ऑपोजिट गवानिन, गवानिन के ऑपोजिट साइटोसिन प्लेस कर देगा, साइटोसिन के ऑपोजिट गवानिन, और एडेनिन के ऑपोजिट किसे प्लेस करेगा, यूरासिल को, थायामीन को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान बन रहा है आरएनए, और आरएनए में थायामीन की जगह क्या होगी, थायामीन की जगह जो लेगा वो होगी यूरासिल, राइट। तो यूरासिल आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए थायामीन है, वो डीएनए का स्ट्रैंड है जहाँ पर थायामीन दिख रहा है, तो ऊपर वाले स्ट्रैंड में हमें एडेनिन ऐड कर देंगे, साइटोसिन के वाले। अब सपोज दैट ये जो जीन था ये होगा ट्रांसक्राइब। अब कोई स्टॉप पॉइंट भी तो होना चाहिए ना, जिससे इनिशिएशन पॉइंट था कि यहाँ से आप शुरू कर दें, कोई एंडिंग पॉइंट भी होना चाहिए ना, तो एंडिंग पॉइंट भी है यहाँ पर। अब एंडिंग पॉइंट क्या है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन चलती जाएगी वहां पर जैसे जीन खत्म होगा, जीन के खत्म होने के बाद एक खास कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी न्यूक्लियोटाइड की, वो जो है दैट इज नोन एज GCGCAT स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि गवानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, यानी कि GCGCAT जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड के वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही सीक्वेंस आएगी आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देगा, और जैसे ही GCGC सीक्वेंस आती है, जैसे ही GCGC की सीक्वेंस आएगी तो डियर स्टूडेंट जो आरएनए बन रहा था वो आरएनए क्या होगा, वो आरएनए इस तरह से मुड़ जाएगा अंदर की जाने लेकर एक लॉब बना देगा, एक हेयर पिन लॉब बना देगा। ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया हेयर पिन लॉब बन गया।
ये कैसा बना, ये उस वक्त बना जब आपके पास सीक्वेंस कौन सी है, जब आपके पास सीक्वेंस है GCAT। GCDC सीक्वेंस आई तो आरएनए जो बन रहा था वो बैंड हुआ, बैंड होने के बाद उसने क्या बना दिया, इट फॉर्म्स अ हेयर पिन, उसने बना दिया हेयर पिन लॉक बना दिया उसने, और उसी लॉक को हम नाम दे देंगे GC लॉक का नाम देंगे, बिकॉज क्यों नाम देंगे, बिकॉज वो किस सीक्वेंस से बने, GC के रिपीट होने से बना, इस वजह से उसको GC लॉक का नाम देंगे। इज इट क्लियर? अब ये आपके पास बन गया क्या चीज, आरएनए बन चुका है यहाँ पर, यानी कि आपके पास डीएनए से आरएनए की कॉपी बन गई जिसको नाम दे देंगे ट्रांसक्रिप्शन का। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद मॉडिफिकेशन होगी कुछ आरएनए के अंदर। देखें अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है, तो जेनेटिक मेकअप डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में है, तो इसका मतलब है डीएनए से आरएनए भी साइटोप्लाज्म में बन गया। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस भी है, इसका मतलब है जो डीएनए से आरएनए बनेगा वो न्यूक्लियस में बनेगा, न्यूक्लियस में से बनने के बाद उसने साइटोप्लाज्म में जाना है। अब जैसे ही उसने साइटोप्लाज्म में जाना है तो उस वहां पर मौजूद एंजाइम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी वजह से वो जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो आरएनए बना है उसको मॉडिफाई किया जाता है। क्या किया जाएगा, मॉडिफिकेशंस की जाएंगी उस आरएनए के अंदर। हम इसे कह सकते हैं कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन फेज भी कह सकते हैं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन या चेंजेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो चेंजिंग है दैट इज द स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होती है? डियर स्टूडेंट, जो आरएनए बना था ना उसमें कुछ हिस्से ऐसे थे जहां पर यूजफुल इंफॉर्मेशन और कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां पर इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं होती। डीएनए में आरएनए का वो हिस्सा जहां पर यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसे कहेंगे एक्सॉन, और वो हिस्सा जहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो यूजलेस है उसे नाम दे देंगे इंट्रॉन्स का नाम दे देते हैं। अब एक एंजाइम आएगा, स्प्लाइसोम एंजाइम आएगा, वो एंजाइम आके क्या करेगा, इसको काट देगा यहां से, यानी कि सेपरेट कर देगा। आपके पास जो यूजलेस पार्ट है इंट्रॉन्स उसको सेपरेट करेगा, जब सेपरेट कर देगा तो डियर स्टूडेंट जो यूजफुल पार्ट है जिसका नाम है एक्सॉन वापस में अटैच हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास एक जो आरएनए है वो बन जाएगा किस फॉर्म में, वो 5 से 3 के डायरेक्शन में बन गया। अब सेकंड मॉडिफिकेशन देखें, अब उस आरएनए के अंदर डियर स्टूडेंट हेड भी बनेगा और टेल भी बनेगा। जो 5 रीजन होगा, जो 5 प्राइम होगा आरएनए का, वहां पर एक हेड ऐड कर दिया जाएगा, और जो हेड होता है दैट इज द 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, वैसे ही एडेनिन की जगह गुआनिन आ जाए तो वो क्या बन जाएगी, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथाइल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट कहां पर हो जाएगा, 5 प्राइम एंड पे अटैच होगा और क्या बनाएगा, हेड बना देगा। इसी तरह से जो उसकी टेल होगी आरएनए की, जो 3 एंड होगा वहां पर एक टेल ऐड कर दी जाएगी, और टेल किस फॉर्म में ऐड की जाएगी, पॉली ए टेल ऐड की जाएगी, यानी कि पॉली ए टेल का मतलब काफी सारे कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होंगी, एडेनिन वाली यहां पर नाइट्रोजनस बेसिस अटैच कर दी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर यहां तक आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।